हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास 12 की वेक्टर स्पेस की तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। 5 टाइप के वेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिए थे। पोजीशन वेक्टर पे हमारा लास्ट लेक्चर एंड हुआ था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी वो लोग पिछली वीडियो देखने के बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है कोलिनियर वेक्टर। आज हम लोगों को कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर और कोप्लेनर वेक्टर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले कोलिनियर वेक्टर। यहाँ पर हम 2 डायग्राम बनाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने 3 टाइप के वेक्टर्स को मेंशन किया है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही लाइन पर हैं। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन पर स्थित होते हैं उनको हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। देन इसके बाद वेक्टर सी की क्या उपयोगिता है। हमने आपको बताया था कि हम लोग की वेक्टर की 2 कैटेगरी होती है, फ्री वेक्टर और लोकलाइज वेक्टर। अपनी जरूरत के हिसाब से हम मुक्त सदिशों को या फ्री वेक्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर ए वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर, बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर, ये हम ध्यान से देख सकते हैं। और ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही लाइन पर है। और जब कोई 2 वेक्टर एक ही लाइन पर होते हैं, इसको हम यहाँ पे, चूंकि इनका डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन सेम नहीं भी होता तो भी हम इसे उठा करके इस लाइन पर शिफ्ट कर सकते थे। तो समराइज करने पर यह पता चलता है कि अगर कोई 2 वेक्टर सेम लाइन पर स्थित होते हैं तो वो वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। चूंकि ये फ्री वेक्टर है, इसको हम इसके स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। आप लोगों ने आपको स्ट्रेट लाइन याद होगा। स्ट्रेट लाइन में अगर आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर 2 रेखाएं समपाती होती हैं तो उनके ग्रेडियंट में कुछ रिलेशन होता है, और अगर पैरेलल होती हैं तो भी उनके ग्रेडियंट में कुछ रिलेशन होता है। जिन बच्चों को याद होगा अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग स्ट्रेट लाइन में जाकर के देखेंगे। चूंकि वेक्टर्स को हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स के रूप में दिखाते हैं, डायरेक्शन को छोड़ करके लाइन सेगमेंट्स की जितनी और प्रॉपर्टीज होती हैं उसे वेक्टर्स फॉलो करते हैं। तो पैरेलल वेक्टर और कोइंसिडेंट वेक्टर में क्या खास बात होती है, उनकी खासियत ये होती है कि अगर वो धनात्मक एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाते हैं, जो लाइन सेगमेंट अगर समपाती होते हैं या समानांतर होते हैं, तो उनका ग्रेडियंट जो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो इसी तरीके से ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर हमको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों एक ही लाइन पर है, लेकिन सी वेक्टर जो है, चूंकि वो ए वेक्टर के पैरेलल है और साथ ही साथ बी वेक्टर के भी पैरेलल है, लेकिन चूंकि सी वेक्टर एक फ्री वेक्टर है तो उसे हम उठा करके इस लाइन पे रख सकते हैं। तो ए वेक्टर को भी सी वेक्टर का आप कोलिनियर वेक्टर मान सकते हैं। यानी कि कोलिनियरिटी की जो डेफिनेशन हो गई कि अगर 2 वेक्टर एक ही लाइन पर स्थित होते हैं या एक ही रेखा के समानांतर होते हैं तो उन्हें हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, अच्छा इसी में आपका एक दूसरा केस देख लीजिए। अब इस केस में आप क्या देख रहे हैं, ए वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही लाइन पर स्थित हैं, लेकिन उनका मूविंग डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। ए इज एंटी पैरेलल टू बी, क्योंकि वो उसके अपोजिट चल रहा है। यानी कि लेकिन फिर भी भले ही ये एक दूसरे के समानांतर ना हो, लेकिन चूंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए ये एंटी पैरेलल होने के बावजूद भी कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर वेक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से फ्री होते हैं। उनका एक ही डायरेक्शन में रहना जरूरी नहीं है। उनके लिए सिर्फ जरूरी ये होता है कि वो एक दूसरे के चाहे समानांतर हो या जो है एंटी पैरेलल हो, यानी कि उनका जो
समानांतर है लेकिन जो दिशा जो है वो अलग है, और तब भी वो कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। यहाँ पर ये एंटी पैरेलल है लेकिन फिर भी चूंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, अगर हम यहाँ पर एक बिना वेक्टर की लाइन खींचे, बिना डायरेक्शन का एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसको हमने L1 नाम दिया है। तो आप ये देखेंगे कि वेक्टर A इज पैरेलल टू लाइन L1, वेक्टर B इज ऑल्सो पैरेलल टू लाइन L1, वेक्टर C इज ऑल्सो पैरेलल टू लाइन L1। यानी कि ये तीनों रेखाएं, तीनों वेक्टर एक ही रेखा के समानांतर हैं। A और B एक ही रेखा पर स्थित हैं लेकिन वो दोनों एंटी पैरेलल हैं, क्योंकि उनके जो है डायरेक्शन वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। जो A का मूव करने का डायरेक्शन है, A आगे की ओर जा रहा है और B उसी की तरह पीछे की ओर आ रहा है। तो A और B दोनों एंटी पैरेलल हैं लेकिन फिर भी, और C A के पैरेलल है लेकिन B से एंटी पैरेलल है, लेकिन तीनों का जो एक ही रेखा के समानांतर है L1। इस कंडीशन में भी A B C तीनों जो है कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। यानी कि जरूरी नहीं है कि कोलिनियर होने के लिए वेक्टर्स का पैरेलल होना जरूरी है, और वेक्टर्स अगर एंटी पैरेलल हैं लेकिन अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, जिसमें जी आप एक ही रेखा पर स्थित हैं या एक ही रेखा के समानांतर है, तब भी वो कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। कोलिनियर वेक्टर को संरेखीय सदिश कहते हैं, हिंदी में इसको संरेखीय सदिश। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं पैरेलल वेक्टर। काफी कुछ कोलिनियर वेक्टर से आपका मिलता जुलता है। सेम ये फिगर पैरेलल वेक्टर के लिए हम इसको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर A वेक्टर और B वेक्टर दोनों का डायरेक्शन एक है, मैग्नीट्यूड से फ्री रहता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है। वेक्टर A वेक्टर B दोनों सेम लाइन पर स्थित हैं। वेक्टर A आपका पैरेलल है वेक्टर C के, और आप देख सकते हैं वेक्टर B भी आपका पैरेलल है वेक्टर C के, दोनों एक लाइन पर स्थित है। और चूंकि हम लोग यहाँ पर हमने आपको फ्री वेक्टर और लोकलाइज वेक्टर के बारे में बताया था, आप अपने कोर्स में क्लास 12 में जितने भी वेक्टर पढ़ेंगे वो सब फ्री वेक्टर्स ही होंगे। जब तक मेंशन नहीं किया जाएगा तब तक जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे आपकी बुक में ज्यादा सब वो फ्री वेक्टर ही होंगे। तो वेक्टर A वेक्टर B एक ही लाइन पर स्थित है, इनका डायरेक्शन भी सेम है, और वेक्टर C A के क्लियरली पैरेलल है, B के क्लियरली पैरेलल है, और उसका भी डायरेक्शन सेम है A और वेक्टर B के। A एंड B आर ऑल्सो पैरेलल वेक्टर, क्योंकि A जो है या B को हम फ्री वेक्टर मान सकते हैं, तो हम A को B के पैरेलल कह सकते हैं, B को A के पैरेलल कह सकते हैं। A C के पैरेलल है, दिस मीन्स B भी C के पैरेलल होगा। लेकिन इसमें कोलिनियरिटी से डिफरेंट चीज क्या है कि पैरेलल होने के लिए दोनों का, या तीन वेक्टर्स यहाँ पर हमने शो किए हैं, सबका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। वो एक लाइन पर स्थित है तब भी, चूंकि वेक्टर्स की दो कैटेगरीज होती है, मैं बार बार इस पे फोकस कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। वेक्टर्स को हम उनका अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करते हैं, एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। तो यदि उस हिसाब से वेक्टर A और वेक्टर B चूंकि एक लाइन पर स्थित है लेकिन ये फ्री वेक्टर हैं, तो इनको हम पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर हमें दूसरे पिक्चर में साफ साफ दिख रहा है कि वेक्टर A वेक्टर C के पैरेलल है, तो अगर वेक्टर A वेक्टर C के पैरेलल है तो वेक्टर B भी वेक्टर C के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात क्या है पैरेलल वेक्टर्स में, कि जितने भी वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं, पैरेललिटी की कंडीशन लगाने के बाद उन सभी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और कोलिनियरिटी के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। पैरेलल वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं और एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी कोलिनियर होते हैं। वहां पर कंडीशन क्या होती है कि वो या तो एक ही रेखा के समानांतर होने चाहिए या एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए, फ्री ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन फ्री रहते हैं वहां पर कोलिनियर वेक्टर्स में, और पैरेलल वेक्टर यानी समांतर सदिश में डायरेक्शन का बहुत महत्व होता है। दो वेक्टर्स तभी पैरेलल हो सकते हैं कि जब उनका डायरेक्शन जो है सेम हो। नेक्स्ट आते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। इनको बोलते हैं एक समतलीय सदिश। पैरेलल वेक्टर को आपका बोलते हैं समांतर सदिश, और कोप्लेनर वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं
एक समतलीय सदिश, ऐसे वेक्टर्स जो किसी एक प्लेन पर स्थित हो। जरूरी नहीं है कि वो आपस में जुड़े हों, वो पैरेलल हों, वो पैरेलल भी हो सकते हैं, वो एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, वो कोलिनियर भी हो सकते हैं। जो भी हो वो एक प्लेन, यानी कि अगर आप किन्हीं वेक्टर्स को सिर्फ एक पेज पर, आप सपोज दैट आपके पास एक प्लेन पेज है, जब तक आप उसको यूक्लिडियन प्लेन में यानी उसको एक्स वाई एक्सिस में डिवाइड नहीं करते हैं तब तक वो आपका सिंपली एक प्लेन माना जाएगा। और अगर हम कई 2 और मोर यानी 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स को एक ही प्लेन में खींच सकते हैं तो हम उसको एक समतलीय सदिश कहते हैं। सपोज दैट ये है आपका, यहाँ पर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर आपका सी है। जो आप देख रहे हैं ये एक्स ओ वाई प्लेन में स्थित है, तो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में स्थित है तो इनको हम एक समतलीय सदिश कहते हैं। यहीं पर हम नॉन कोप्लेनर वेक्टर भी देख लेंगे। असमतलीय सदिश, जैसे आपका 3 डायमेंशनल प्लेन है, आप यहां पर देख रहे हैं OX, OY और OZ, 3 आपको वेक्टर्स दिख रहे हैं। वेक्टर्स का सिंबल दिखा देते हैं। ये तीनों को इनिशियल वेक्टर हैं। फिर से आपको इसी बहाने को इनिशियल वेक्टर भी रिकॉल हो जाएगा। को इनिशियल वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु समपाती होता है या एक होता है, यानी अगर एक ही बिंदु से 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स निकल रहे हैं तो या 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स का वो प्रारंभिक बिंदु है, तो वैसे वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर आप 3 डायमेंशनल प्लेन देख रहे हैं, तो यहाँ पर OX, OY और OZ 3 वेक्टर्स हैं, तीनों का निकलने का बिंदु एक ही है, यानी कि OX, OY और OZ को इनिशियल वेक्टर हैं लेकिन डिफरेंट प्लेन में स्थित हैं, तो इनको हम बोलेंगे असमतलीय सदिश। यानी कि ऐसे वेक्टर्स जिनका स्थित होने का समतल एक ही नहीं होता है। पैरेललोपाइड जो होता है, अभी आप आगे चल करके पढ़ेंगे, समषटफलक उसको बोलते हैं हिंदी में। पैरेललोपाइड जो होता है असमतलीय वेक्टर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ आपके सामने एक छोटा सा पिक्चर बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल ही एज्यूम कर लीजिए। इसमें आपको कितने टाइप के वेक्टर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये देखना है। ऐसे आप घर में इस तरीके से पिक्चर्स बना के हर एक लाइन को डिफरेंट डायरेक्शन दे करके भी आप एज्यूम कर सकते हैं, और इसमें आप कितने टाइप के वेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप को इनिशियल वेक्टर देख सकते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो। यहाँ पर आपको पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है वेक्टर ए और वेक्टर डी। ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर। हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा था पैरेलल वेक्टर। आपको पैरेलल वेक्टर कौन दिख रहा है? ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन सेम में आप देख सकते हैं बी वेक्टर और डी वेक्टर। तो बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर एंड दे आर ऑल्सो इक्वल वेक्टर। बी और डी इनका डायरेक्शन भी सेम है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो बी और डी वेक्टर जो होगा वो आपका पैरेलल वेक्टर के साथ ही साथ इक्वल वेक्टर है। नेक्स्ट है पैरेलल बट नॉट इक्वल। अब आप देख रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर सी, चूंकि रेक्टेंगल है, आमने सामने की जो भुजाएं हैं या साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगी, तो वेक्टर ए और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। लेकिन आप डायरेक्शन क्लियर देख रहे हैं कि दोनों का जो हेड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी पैरेलल हैं बट इक्वल नहीं है, सॉरी इक्वल हैं
इक्वल बट नॉट पैरेलल। आपको दिख रहा है वेक्टर ए और वेक्टर सी मैग्नीट्यूड चूंकि सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो वो पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है। पैरेलल भी क्या, उसको और एलोबरेट करेंगे तो इनको हम बोलेंगे एंटी पैरेलल, लेकिन कोलिनियर हम इन्हें बोल सकते हैं। अगर हम इसमें कोलिनियर वेक्टर तो ऐसे वेक्टर जो या तो आपस में समानांतर हो या एक ही रेखा के समानांतर हो। अगर हम इसको मान लेते हैं, कोई एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं जो इसके पैरेलल जाती है, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए भी उस इमेजिनरी लाइन के पैरेलल है और वेक्टर सी भी उस इमेजिनरी लाइन के पैरेलल है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आपका कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। और इसी तरीके से आप और भी वेक्टर्स अपने आप से डायग्राम बना करके वेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या जितने भी 8 टाइप के वेक्टर्स हो, चूंकि ये सब एक ही प्लेन में स्थित हैं तो ये कोप्लेनर वेक्टर होंगे। तो कोई भी डायग्राम इस तरीके का आप बना करके 8 टाइप के वेक्टर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये रिकॉल कर लीजिए, आप इससे पहले जीरो वेक्टर पढ़ा था, आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा, पोजीशन वेक्टर पढ़ा, पैरेलल वेक्टर पढ़ा, कोलिनियर वेक्टर, 8 टाइप के वेक्टर्स हमने आपको बताए हैं। इसको आप अच्छे से अपनी एक नोट्स बना लेंगे और इसमें कंटिन्यू करेंगे। कल आपको वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल मतलब एडिशन के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया जाएगा। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।